Hello everyone, this is Dr. Benazir and welcome back to my channel Dr. Benazir Explains. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. इस वीडियो में विल मूव ऑन टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करने पर आपके जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कंप्लेंट्स होती है जैसे नोजिया एंड वॉमिटिंग, उसमें काफ़ी लोगों को रिलीफ मिल जाता है. बट कुछ परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन को सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ऑन एंड ऑफ ये कंप्लेन होते रहे. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपको इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार बार आपको बाथरूम जाने के जो अर्ज होती थी, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कम हो जाती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है. क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो यूट्रस ग्रो कर रहा था वो जस्ट ब्लैडर के पास उसे प्रेस कर रहा था, तो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही थी, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती थी. बट सेकेंड ट्राइमेस्टर पहुँचते पहुँचते वो यूट्रस अब और बड़ा हो गया, ब्लैडर के ऊपर जाने लगा, आउटग्रो कर जाता है और वो प्रेशर जो ब्लैडर पर पहले पड़ता था वो अब नहीं पड़ता है, तो आपकी ये कंप्लेन भी कम हो जाती है. लोअर बैक एक प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है क्योंकि यूट्रस ग्रो करता है, तो लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं जिसके वजह से बैक एक की कंप्लेन होने लगती है. तो अब सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपके सप्लीमेंट्स में ऐड हो जाएगा आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स. आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स कभी भी एक साथ नहीं खाएं क्योंकि कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है. इसीलिए इन दोनों के खाने की अलग अलग टाइमिंग बना ले. प्लस आयरन खाने के साथ नहीं खाएं, या तो 1 घंटा 1.5 घंटे पहले या 1-1.5 घंटे बाद, जैसा आपको सूटेबल हो वह तब खाएं. चाय या कॉफ़ी के साथ आयरन टैबलेट्स नहीं लें, ये भी इसके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आयरन रिच वेजिटेबल्स और आयरन रिच एनिमल प्रोडक्ट्स को साथ में खाएं ताकि एब्जॉर्प्शन आपकी बेटर हो. और सिट्रस फ्रूट्स और कोई भी सोर्स ऑफ विटामिन सी, इवन विटामिन सी सप्लीमेंट्स भी आप चाहें तो ले सकते हैं. ये भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है. तो ये हो गई हमारी सप्लीमेंट्स की बात. अब धीरे धीरे वो दिन आ रहा है जब आपको आपके बच्चे की फीटल मूवमेंट्स पता चलेगी. जैसे मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो फील होता है उसे कहते हैं क्विकनिंग, और फर्स्ट टाइम मदर्स को थोड़ा लेट पता चलता है 18 to 20 वीक्स में, मगर सेकेंड टाइम या पहले और भी बच्चे जिनके हैं उनको 16 to 18 वीक्स में, या कभी कभी इवन 14 to 15 वीक्स में भी उन्हें ये एहसास हो जाता है फीटल मूवमेंट का. लेकिन ये फीटल मूवमेंट आपको ऑन एंड ऑफ पता चलते रहेंगे क्योंकि अभी भी आपका बेबी छोटा है उस और आसपास की एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है, तो फीटल मूवमेंट कंटिन्यूस रेगुलर नहीं पता चलेगी, ऑन एंड ऑफ आपको पता चलती रहेगी. अब आपका यूट्रस आपके पेल्विस को आउटग्रो कर जाएगा और आपको यूट्रस अब आपके एब्डोमेन में फील होने लगेगा. मतलब जो यूट्रस का अपर बॉर्डर है जिसे हम कहते हैं फंडस, वो अब आपको आपके एब्डोमेन में फील होने लगेगा धीरे धीरे. और 28 वीक्स आते आते वो आपके अम्बिलिकस, नेवल के काफ़ी ऊपर तक चला जाता है. अब आते हैं वेट गेन पर. पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ 0.5 kg तक गेन हो सकता है या 1 kg मैक्स. बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपकी वेट गेन बढ़ने लगती है. मतलब 0.5 kg पर वीक के रेट से आपका वज़न बढ़ता है, आपका फीटस बढ़ रहा है, आपका यूट्रस ग्रो कर रहा है, इसमें प्लासेंटा बढ़ने लगा है, काफ़ी सारे एमनियोटिक फ्लूइड का वेट है, आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रही है उसके वजह से वज़न बढ़ रहा है. तो ये सब मिलाकर आपके वेट अब ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगेगी. अब आप दिखने लगेंगे कि यस आप प्रेग्नेंट. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत लोग दिखते नहीं है, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में जनरली लोग people will observe and they will know that you are pregnant.
आपकी जो बॉडी में चेंजेस होती है प्रेगनेंसी के वजह से, तो ब्रेस्ट में भी आपकी काफ़ी चेंजेस प्रोमिनेंट होने लगेगी, साइज़ बढ़ जाएगा। जो निपल और एरियोला है तो नॉन प्रेग्नेंट के हिसाब से थोड़ा डार्क हो जाएगा, एरियोला का साइज़ इंक्रीज करेगा और स्मॉल वाइट बम्प्स की तरह अराउंड द निपल्स, जो उसे कहते हैं मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स, वो फील होने लगेंगे। ये सब होता है एक प्रिपरेशन जो आपके बॉडी करता है सो दैट यू कैन फीड योर बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन के लिए अब आपका ब्रेस्ट धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहा है। वेन्स, सुपरफिशियल वेन्स भी दिखने लगते हैं ब्रेस्ट के आसपास। और कुछ विमेन की, प्रेग्नेंट लेडीज़ की कंप्लेन होती है कि उनको मिल्क जैसा डिस्चार्ज हो रहा है। तो एज अर्ली एज 16 वीक्स कुछ लोगों में मिल्क डिस्चार्ज होता है। तो अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल है। अगर एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें ताकि इसका कुछ उपाय कर सके, बट मोस्टली ये फिजियोलॉजिकल ही होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी जो फूड के प्रति एवर्जन रहती थी, कुछ फूड आपको खाने का मन नहीं करता था, अब वो एवर्जन रिजॉल्व हो जाएगी। आपकी एपेटाइट ग्रेजुअली इम्प्रूव होने लगेगी, आपको खाने का मन करने लगेगा। तो वैसे ही हेल्दी और बैलेंस डाइट बनाए रखें, जो आपको मन कर रहा है वो खाएं और अपने वेट गेन पर ध्यान दें। एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू रखनी है, मॉडरेट एक्सरसाइज अगर आप करते थे तो वो आप कंटिन्यू रखिए। अगेन हेवी वेट एक्सरसाइज, हेवी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, ये सब से दूर रहना है और हो सके तो एक्सरसाइज अंडर सुपरविजन करें। स्लीप भी, आपको एडिक्वेट स्लीप लेने की भी ज़रूरत है और सोए तो प्रेफरेबली बाएं करवट में सोए, लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में। इससे आपके बेबी को बेटर ब्लड सप्लाई मिलती है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशंस। 15 to 20 वीक्स में होता है क्वाड्रुपल मार्कर। ये भी क्रोमोसोमल एनोमली या एन्यूप्लॉइडी सच एज ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18 और ट्राइसोमी 21, जो कि आपके बच्चे में खराबी ला सकती है। इनको रूल आउट करने के लिए होता है, ये स्क्रीनिंग होता है। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डुअल मार्कर थी, वैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्वाड्रुपल मार्कर ब्लड टेस्ट होता है। तो इसमें 4 बायोकेमिकल मार्कर्स, जिसे HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रियोल और इनहिबिन A, ये चारों को मिलाकर टेस्ट किया जाता है। फिर आप लो रिस्क और हाई रिस्क कैटेगरी में प्लेस किए जाते हैं। अगर लो रिस्क कैटेगरी में हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चांसेस ऑफ एन्यूप्लॉइडी इज़ रिमोट। बट अगर आप हाई रिस्क में हैं तो अगेन आपको इन्वेजिव टेस्टिंग की सलाह दी जा सकती है, सच एज एमनियोसेंटेसिस, जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। अगर हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डुअल मार्कर और अल्ट्रासाउंड फॉर सॉफ्ट मार्कर्स करवाए हैं और हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्वाड्रुपल मार्कर्स करवाते हैं, तो ये सारे कंबाइन करके जो सेंसिटिविटी होती है वो डिटेक्ट करने की, कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, वो बढ़ जाती है 95% तक। कुछ लोग लेकिन क्वाड्रुपल मार्कर नहीं भी करवाते, स्पेशली जो लोग लो रिस्क कैटेगरी में ऑलरेडी आ चुके हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है जिसे कहते हैं एनोमली स्कैन, और एक एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट एनोमली स्कैन में मोस्ट ऑफ द फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ को रूल आउट कर सकते हैं। ये एनोमली स्कैन 18 से 20 वीक्स में आइडियली किया जाता है। तो अगर आपके रेडियोलॉजिस्ट, आपके अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट कुछ रिपोर्ट करते हैं कि आपके बच्चे में कोई विकृति पाई गई है, कोई खराबी पाई गई है, जो कि बहुत ही मेजर डिफॉर्मिटी है, जिससे बच्चे की जान को आगे खतरा हो सकता है, तो आपके पास मेडिकल टर्मिनेशन
ऑफ प्रेगनेंसी का ऑप्शन है, जो पहले तो सिर्फ 20 वीक्स तक ही था, बट MTP अमेंडमेंट 2021 के अकॉर्डिंग अब आप लीगली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 24 वीक्स तक कर सकते हैं। तो ये 18 to 20 वीक्स वाली अल्ट्रासाउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, इसको आपको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर इन केस आपके बच्चे को फीटल इको की ज़रूरत होती है, मतलब अगर आपके डॉक्टर आपके बच्चे के हार्ट को और ज़्यादा बेटर देखना चाहते हैं, तो ये फीटल इको मोस्टली 22 से 24 वीक्स तक आप करवा सकते हैं। ये कुछ सिलेक्टेड केसेस में ही आपके गायनेक या आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस। अगर आपको मान लीजिए पहले से डायबिटीज़ है और आपको कोई मेडिसिन चल रही है, तो उसकी कंट्रोल सही है कि नहीं, तो उसके लिए आपकी ब्लड शुगर की टेस्ट रिपीट कराई जा सकती है। अगर आप डायबिटिक नहीं है, आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री भी नहीं है डायबिटीज़ की, और आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की शुगर की जांच भी नॉर्मल है, फिर भी आपको 24 वीक्स के अराउंड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाने की सलाह दी जाएगी। कुछ डॉक्टर्स डिप्सी रेजिमेन के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से ये टेस्ट करवाते हैं। डिप्सी मतलब डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी स्टडी इन इंडिया। तो आपको जिस भी टेस्ट के लिए एडवाइस की जाए, वो टेस्ट आपको करवाना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि पहले सब कुछ नॉर्मल होता है, बट प्रेगनेंसी के दौरान आपकी डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। तो अगर आपकी कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है टेस्ट में, तो डॉक्टर्स आपको फिर डाइट मॉडिफिकेशन की एडवाइस देंगे। अगर डाइट से आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, तो फिर वो मेडिकल थेरेपी, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स या तो इंसुलिन स्टार्ट करवाएंगे। तो इसीलिए ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पहले से थायराइड की प्रॉब्लम है और आप हाइपोथायराइड के लिए थायरॉक्सिन ऑलरेडी ले रहे हैं, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में भी आपकी थायराइड फंक्शन टेस्ट रिपीट करवाई जा सकती है, ताकि अगर अभी भी कुछ आपके ड्रग मेडिसिन के डोज में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो, तो आपको वो ड्रग की डोज इंक्रीज़ कर सके। और अगर नॉर्मल लेवल्स है, तो आपको कंटिन्यू रखना है जो डोज आप पहले ले रहे थे। जनरली यूरिन की एग्जामिनेशन भी हर ट्राइमेस्टर में रिपीट करते हैं, ताकि किसी भी तरह की आपकी एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया अगर आए तो वो डिटेक्ट हो सके। और सेकंड ट्राइमेस्टर में इम्पॉर्टेंट है आपकी वैक्सीनेशन, जो कि अब रिकमेंडेड वैक्सीनेशन होती है Tdap वैक्सीनेशन, टेटनस, टॉक्सॉइड, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड और एसेल्युलर पर्टुसिस की, जो कि 27 वीक्स से लेकर 36 वीक्स के बीच में ले लेनी चाहिए। तो अगर आप 27 या 28 वीक्स हो चुकी है, तो आपको Tdap वैक्सीनेशन ले लेनी है। अब आते हैं कि आपको आपके डॉक्टर से कब मिलना है इमरजेंसी में। अगर आपको किसी भी तरह की वजाइनल डिस्चार्ज जो फाउल स्मेलिंग लग रही हो, या आपको कर्डेड डिस्चार्ज की कंप्लेन हो, या इचिंग की कंप्लेन हो वल्वा के अराउंड, तो आपको आपके डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। अगर वाटरी लीकेज, पानी की तरह लीकिंग की आपको कंप्लेन हो, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। किसी भी तरह की ब्लीडिंग, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, आपको रिपोर्ट करनी है आपके हॉस्पिटल में। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर हाई हो, आपको साथ में हेडेक हो, या धुंधला दिख रहा हो, या छाती में दर्द जैसा महसूस हो, आपके बॉडी की स्वेलिंग अचानक से ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप अपने डॉक्टर को इमीडिएटली रिपोर्ट करें। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना बच्चे की सेहत के लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी की डिस्कशन। उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और अपने डॉक्टर्स की सलाह को माने। अपनी रेगुलर विजिट को डीले नहीं करें। इन्वेस्टिगेशंस जो बताए जाते हैं वो टाइम पे करवा लें ताकि आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से गुजरे। सो टेक केयर एंड गुड बाय।